हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जो टॉपिक का नाम आज ले रहे हैं सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले देखें कि सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट 1999, एक ट्रीटी हुई थी वो भी 1999 में हुई थी इस पर। और उसके बाद सेलेक्ट प्रोविज़न ऑफ सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। इंट्रोडक्शन, हम एक इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं। ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट तत्वों वाले सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट अनिवार्य हिस्सा होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एकीकृत सर्किट के लेआउट डिज़ाइन को बौद्धिक संपदा के रूप में मान्यता दी गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दी गई है। एकीकृत परिपथों के संबंध में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर इंटरनेशनल ट्रीटी और ट्रिप्स की धारा 6 में आर्टिकल 35 से 38 तक वैश्विक स्तर पर एकीकृत परिपथों के लेआउट डिज़ाइनों के प्रोटेक्शन का प्रोविज़न किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1984 से पहले ही सेमी कंडक्टर चिप प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया। भारत ने वर्ष 2000 में लेआउट डिज़ाइन और एक्ट के कानून के लिए एक कानूनी सुरक्षा के इम्पोर्टेंट को महसूस किया। इसका मतलब यूएस पहले ही ये स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी आईपीआर के दायरे में लाना पड़ा, वो चीज़ें जो सर्किट का अनिवार्य हिस्सा थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो तरीके की डेफिनेशन दी गई हैं। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट सेक्शन 2R, इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट तत्वों वाले उत्पाद से जो अर्धचालक सामग्री या इंसुलेटिंग पर अविभाज्य रूप से बनते हैं, सामग्री या अर्धचालक सामग्री के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फंक्शन वाले के लिए डिज़ाइन किया गया। इसका मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर क्या है। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स ए प्रोडक्ट हैविंग ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किटरी एलिमेंट्स विच आर inseparably formed on semiconductor material or an insulting material or inside the semiconductor material and designed to perform an electronic circuitry functions। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखें लेआउट की, कि लेआउट का मतलब क्या है। लेआउट सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। लेआउट डिज़ाइन का अर्थ होता है ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट तत्वों का एक ऐसा लेआउट है और इसमें ऐसे तत्वों को जोड़ने वाले तार शामिल हैं और अर्ध कंडक्टर एकीकृत सर्किट में से किसी भी तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। तो दो ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको ध्यान देनी है, लेआउट डिज़ाइन की और दूसरी चीज़ सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट की। तो नेक्स्ट की, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कौन आवेदन कर सकता है। देखिए धारा 8 में बताया गया है कि लेआउट डिज़ाइन के निर्माता होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति जो इसे पंजीकृत कराने का, रजिस्टर्ड कराने का इच्छुक है, अपने लेआउट डिज़ाइन के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार को रिटर्न रूप में दे देगा। हर आवेदन सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन रजिस्ट्री के कार्यालय में दायर किया जाएगा। रजिस्ट्रार आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है या पूरी तरह स्वीकार भी कर सकता है या संशोधनों के अधीन भी हो सकता है, जैसा वो ठीक समझे। तो सेमी केस के लिए कौन, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन एप्लीकेशन देगा, सेक्शन 8 में एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार के यहाँ। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, अमेंडमेंट के लिए वापस भी कर सकता है। तो और चीज़ें कि कब लेआउट में प्रोबेशन बताया गया है कि कुछ लेआउट डिज़ाइनों के पंजीकरण का निषेध भी बताया गया धारा 7 में, जो मूल नहीं है, जिनका भारत में या एक कन्वेंशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया गया हो, जो स्वाभाविक रूप से विशिष्ट नहीं हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं कि इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका हम पंजीकरण का निषेध है, इनका पंजीकरण नहीं करा सकते हैं, जो ओरिजिनल रूप से ना हो, जो स्वाभाविक रूप से अपने आप में विशिष्ट ना हो और जिनका क्या किया गया हो, कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड पहले हो चुके हों, व्यावसायिक रूप से पहले ही उनका शोषण किया जा चुका हो या उनका उपयोग किया जा चुका हो। तो नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन धारा 15 में एक लेआउट डिज़ाइन का पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से या भारत में या किसी भी देश में कहीं भी पहले वाणिज्यिक
शोषण की तारीख से जो पहले हो 10 साल की अवधि के लिए होगा। इसका मतलब अभी वो पूरी तरीके से कहीं पर भी मार्केट में स्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, मार्केट में उसका प्रचार प्रसार ना हो, तो उस लेआउट का हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 10 साल की अवधि के लिए। नेक्स्ट कि कौन कौन से राइट्स हैं जो पंजीकरण द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो पंजीकरण द्वारा कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए ये भी आपको बता दें कि धारा 17 के साथ 28 को पढ़ा जाएगा। इसमें एक लेआउट डिज़ाइन का पंजीकरण पंजीकृत मालिक को दिया जाएगा और अनाउंसमेंट के मामले में पंजीकृत उपयोगकर्ता को लेआउट डिज़ाइन का उपयोग करने और राहत प्राप्त करने का विशेष अधिकार होगा। उल्लंघन का सम्मान धारा 16 में स्पष्ट किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपंजीकृत लेआउट डिज़ाइन के उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई शुरू करने या हर्जाना वसूल करने का हकदार नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपके डिज़ाइन का वो लेआउट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कोई भी कंपनसेशन नहीं पा सकते हैं। आपको कंपनसेशन पाने के लिए रजिस्टर्ड ओनर होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आपको और बता दें कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लेआउट डिज़ाइन सेक्शन 18 में दिया गया हुआ है कि लेआउट डिज़ाइन का उल्लंघन, एक पंजीकृत लेआउट डिज़ाइन का उल्लंघन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो लेआउट डिज़ाइन का पंजीकृत मालिक या उसका पंजीकृत उपयोगकर्ता नहीं होने के कारण उसको दोबारा रिप्रोडक्शन का कोई कार्य करे, चाहे वो अर्धचालक एकीकृत सर्किट में शामिल करे, चाहे उसकी इकाई में, चाहे उसके किसी भाग को पुनः प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे काम को छोड़कर जो ओरिजिनल नहीं है, वाणिज्यिक ऑब्जेक्ट के लिए आयात या बिक्री या डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोई भी कार्य करता है। एक पंजीकृत लेआउट डिज़ाइन या सेमीकंडक्टर एकीकृत सर्किट जिसमें ऐसे पंजीकृत लेआउट डिज़ाइन या ऐसे अर्धचालक एकीकृत सर्किट को शामिल करने वाला एक लेख भी शामिल है। तो जिसमें ऐसे पंजीकृत लेआउट डिज़ाइन जो ऐसा उपयोग व्यक्ति जो इसका हकदार नहीं है उसका यूज़ कर रहा है, चाहे वो इसका साइंटिफिक यूज़ करे, चाहे उसको एनालाइज करने के लिए कहे, चाहे एजुकेशन के लिए सीमित उद्देश्यों के लिए, तो उसका उपयोग कर सकता है। जैसे हम वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए उपयोग कर सकते हैं, विश्लेषण के लिए कर सकते हैं, रिसर्च के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का कार्य का निष्पादन उल्लंघन का कारण नहीं माना जाएगा। इसका रिप्रोडक्ट दोबारा वही कर रहा है जो पंजीकृत मालिक है, तब उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी इसको यूज़ कर रहा है अलग गलत तरीके से, अवैध तरीके से, तो माना जाएगा वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लेआउट डिज़ाइन कर रहा है और उसको पूरी तरीके से दंड दिया जाएगा। देखिए, जब जो व्यक्ति डिज़ाइन को लेआउट डिज़ाइन का उसको क्या है मालिक ही नहीं है, वो इसका उपयोग करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर रहा हो, चाहे उसको वितरित करे, चाहे आयात करे, जो उसका हकदारी नहीं है, अगर वो इसको यूज़ करेगा गलत तरीके से तो वो क्या होगा, दंड का भागी माना जाएगा। तो पेनल्टी क्या होगी, उल्लंघन के दंड धारा 56 में दिया गया है। कोई व्यक्ति जो धारा 18 में बताए गए लेआउट डिज़ाइन का उल्लंघन करता है तो वो कारावास से जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा, लेकिन जो 10 लाख रुपये दोनों के साथ तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब कम से कम 3 साल तक इम्प्रीजमेंट हो सकता है, 50,000 रुपये फ़ाइन हो सकता है, 10 लाख रुपये तक भी फ़ाइन जा सकता है। ये दोनों के साथ हो सकता है कि इतना फ़ाइन लिया जाए, फ़ाइन की इंक्रीजमेंट बढ़ाई जा सकती है। तो आगे आपको बता दें कि उपयुक्त महत्वपूर्ण पहलुओं के अलावा भी निम्नलिखित मामलों में प्रावधान किए गए हैं। क्या, असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, पंजीकरण रद्द करना, रजिस्टर का सुधार करना और रजिस्टर में करेक्शन करना, लेआउट डिज़ाइन अपील की स्थापना करना, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, लेआउट डिज़ाइन अपीली बोर्ड की स्थापना करना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पूरी तरीके से लेआउट डिज़ाइन के ओनर को प्रोटेक्शन देती हैं कि आप क्या कर सकते हैं बोर्ड में, आप क्या कर सकते हैं, अपीलेंट बोर्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें करेक्शन करवाना है, करेक्शन के लिए भी जा सकते हैं, कैंसिल के भी ले जा सकते हैं, दोबारा फिर असाइनमेंट नई चीज़ों के लिए भी जा सकते हैं। तो ये एक प्रस्तुत किया जाता है कि जो अधिनियम है एक स्वागत कदम युग था और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लेआउट डिज़ाइनों के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। देखिए, जो अधिनियम था वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के संभावित क्षेत्र में रिसर्च और विकास को भी बढ़ावा देता है। चूँकि एक नया कानून था उस समय और इसे अभी तक उसे प्रभावी ढंग से उस समय लागू किया जाना बाकी था, लेकिन वैसे देखा जाए तो इस अधिनियम की प्रभावशीलता और उपयोगिता का आकलन आने वाले समय में किया जाएगा और आने वाले समय में इस समय हो भी रहा है। लेकिन उस समय जब ये एक्ट आया था 2000 में, तो एक बहुत सराहनीय कदम माना गया 2000 में कि एक बहुत सराहनीय कदम था कि हमने क्या किया है, लेआउट डिज़ाइन के लिए कोई एक्ट आया है और हम पूरे तरीके से ओनर को क्या कर रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने लिख दिए कि डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन एंड राइट सेंटर्ड बाय रजिस्ट्रेशन।
व्हेन लेआउट डिज़ाइन इज सेड टू बी इन्फ्रिंग्ड, व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर इन्फ्रिंगमेंट। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके पूरे इस वीडियो में हैं। दोनों आंसर ये कवर करता है कि लेआउट डिज़ाइन के पंजीकरण की प्रक्रिया और पंजीकरण द्वारा केंद्रित अधिकारों की चर्चा करें। जब लेआउट डिज़ाइन का उल्लंघन कहा जाता है तो उल्लंघन के क्या उपचार होंगे। तो दोनों आंसर्स लिखे हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।